नमस्कार स्टूडेंट्स। इग्नू स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस 2281 सुन्नाम पंजाब में आपका स्वागत है। और आज हम अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के 9 और 10th जो हमारी यूनिट है, जिसे हम एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि शीत युद्ध का अंत और उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव के बारे में जानेंगे। और उसके बाद इमरजेंस ऑफ न्यू सेंटर पावर्स यानी कि विश्व में नई शक्तियों के केंद्र के रूप में जो नई शक्तियां निकल रही थी, उनके क्या कारण थे और वो किस किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर रही थी, हम उनका जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शीत युद्ध के अंत की और इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो देखिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हो कि जो शीत युद्ध था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो थर्ड वॉर शुरू हुई थी ना, जिसे हम आइडियोलॉजी की वॉर भी कहते हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में मैं आपको समझा चुका हूँ कि शीत युद्ध को सिर्फ एक आइडियोलॉजी का वॉर ही कहा जाता था। यहाँ हम ये नहीं पढ़ते थे कि उसने किस तरीके से उसके साथ अटैक किया या किस तरीके से उनका युद्ध हुआ, कितना नुकसान हुआ, हम इन चीज़ों को यहाँ जिक्र नहीं करते। हम सिर्फ एक चीज़ का जिक्र करते हैं और वो ये है कि ये आइडियोलॉजी की वॉर थी। यहाँ पर एक एक तरफ जो कम्युनिस्टिक थे और दूसरी तरफ जो कैपिटलिस्टिक थे, वो इनडायरेक्ट एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए थे। अपनी अपनी आइडियोलॉजी को वो एक्सपैंड करना चाहते थे, अपनी अपनी आइडियोलॉजी को वो बढ़ाना चाहते थे, अपनी अपनी आइडियोलॉजी को वो आगे फैलाना चाहते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके फॉलोवर्स बने। और इस चक्कर में वो अंदर ही अंदर लोगों को इन द सेंस जो राष्ट्र थे उनको इकोनॉमिक हेल्प देते थे, अलग अलग तरह की पॉलिसीज बनाते थे ताकि लोग उनके साथ जुड़ सकें और वो एक्सपैंड कर सकें और इनडायरेक्टली वो एक दूसरे को रोक सकें। तो ये जो शीत युद्ध था ना, जिसे हम ठंड वॉर भी बोलते हैं, ठंडा युद्ध भी कह सकते हैं, ये सिर्फ विचारों के साथ लड़ा गया था। जैसे आज की पॉलिटिक्स है, आज की पॉलिटिक्स में क्या है, कोई भी अगर पॉलिटिशियन है किसी को भी निशाना बना के उसके अगेंस्ट बोल देता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये शीत युद्ध की तरह ही है ना। तो ये पॉलिटिक्स भी तो शीत पॉलिटिक्स की तरह ही चल रही है। जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं ना, तो शीत युद्ध एक अहम रोल अदा करता है, क्योंकि उसके बाद जो आज का वर्ल्ड है ना, उसको उभरने में बहुत सहायता मिली थी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने शीत युद्ध के दौरान देखी, समझी, और फिर उसके हिसाब से भारत जैसे अनेक देशों ने अपने आप में बदलाव किया और जो हम कहते हैं डेवलपमेंट की तरफ एक आगाज शुरू हो गया। ठीक है, तो शीत युद्ध की समाप्ति के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कई परिवर्तन है। दो ध्रुवीय व्यवस्था की अवधारणा जो पहले से चली आ रही थी, जिसने दुनिया को दो शक्तिशाली गुटों में बांट दिया था, पहला शिकार तो वही बना। दो से एक हो गए। गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन चल रहा था वो कमजोर हो गया। 1983 में जो बर्लिन की दीवार गिरी थी, जिससे शीत युद्ध की अंत की शुरुआत हो गई थी, और इसके तुरंत बाद ही 1991 में यूएसएसआर का भी विघटन हो गया, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में एक नया युग था। देखो, यूएसएसआर का टूटना सबसे बड़ा मैं कहूँगा कि अंत था वो दो आइडियोलॉजीज में से एक आइडियोलॉजी का। क्योंकि दो आइडियोलॉजीज में से एक आइडियोलॉजी का अंत होने से दूसरे का वर्चस्व तो स्थापित हो गया, जिसे आज हम कहते हैं ना अमेरिका सुपर पावर है। तो वो इसीलिए है क्योंकि जब 1991 में यूएसएसआर डिमोलिश हो गया तो उसकी पावर खत्म हो गई। तो वर्ल्ड में सिर्फ एक का ही डंका बजने लग गया, जो था यूएस से। तो नॉर्मल सी बात है, कैपिटलिस्टिक आगे बढ़ा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। शीत युद्ध का अंत और उत्तर शीत युद्ध काल में अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसे थे। ये वो टाइम है जब सडनली शीत युद्ध खत्म होता है और जो उसके सडनली जो साइड इफेक्ट्स आते हैं, जो इफेक्ट्स आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक फ्लू चला है। ठीक है, जैसे कोविड हम बोलते हैं, तो कोविड जैसे ही स्टार्ट हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, हम बीमार पड़ रहे हैं, हम कमजोरी फील कर रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग इफेक्ट्स थे कि ये फैल रहा है हवा में। उसी तरीके से जब शीत युद्ध का अंत हुआ तो स्टार्टिंग में क्या उसके इफेक्ट आए, तो सबसे पहले था यूएसएसआर का विघटन हो गया। देखो, यूएसएसआर का विघटन कब शुरू हुआ, जब मिखाइल गोर्बाचोव ने 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन के महासचिव का पद संभाला था। जो सीपीएसयू होता है ना, ये किसी भी मान लो कोई राष्ट्र है, अगर वहां पर कम्युनिस्टिक सरकार है ना, तो वहाँ का महासचिव उस पार्टी का एक तरह से हेड होता है। वो उस पूरी कंट्री का भी हेड होता है, जिसे हम कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं या कम्युनिस्ट सरकार बोलते हैं। चाइना में क्या है, जो महासचिव होता है वही वहाँ का हेड होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम। जब यूएसएसआर विघटन हुआ तो उसका पहला कारण था 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव का आना।
ये बंदा थोड़ा लिबरल टाइप का था, ये नई सोच रखता था। ये कहता था कि यार लड़ाई झगड़ा छोड़ो, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं, हम सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, हम एक दूसरे के विकास के बारे में सोचते हैं। लड़ लड़ के क्या हो जाएगा? ठीक है, अगर आप लड़ोगे नुकसान आपका भी होगा, लोगों का भी होगा, धन और सैन्य खर्च दोनों बढ़ेंगे, तो इससे क्या फायदा हो जाएगा? तो इसलिए मतलब यूएसएसआर का विघटन का एक मुख्य कारण ये भी माना जाता है कि जो गोर्बाचोव की पॉलिसीज थी ना, वो लिबरल पॉलिसीज के तौर पर मानी जाती हैं, क्योंकि जो कम्युनिस्टिक होते हैं ना, वो हमेशा लड़ाई में विश्वास करते हैं। और जो गोर्बाचोव थे, ये कहते थे, ये आपको बोलते थे क्वैसी ये कम्युनिस्टिक थे, मतलब हाफ कम्युनिस्टिक्स थे और प्लस लिबरल भी थे, सबका सोच के चलते थे। यहीं से इसके विघटन की शुरुआत हो जाती है, जब ये अमेरिका के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और 50% तक तो पहले ही खराब इन्होंने अपनी पॉलिसी से यूएसएसआर को कर दिया था। क्योंकि पहले क्या होता था, यूएसएसआर को लोग मतलब बहुत सारी पॉलिसीज के अंडर क्या करते थे, बहुत सारे जो नेशंस उनको जोड़े रखते थे, उनको फंडिंग करते रहते थे, उनको जो चीज़ की ज़रूरत है वो उनको प्रोवाइड करवाते रहते थे, जिससे कि क्या होता था कि वो उनसे जुड़े रहते थे। लेकिन जब गोर्बाचोव ने देखा कि जब यूएसएसआर यार वो उसका तो खजाना ही खाली हो रहा है और हमें फ़ायदा भी कुछ नहीं हो रहा है, तो इस बेवजह की लड़ाई को बंद करके हम वर्ल्ड में डेवलपमेंट की दौड़ शुरू करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि पहला इफेक्ट तो ये पड़ा। फिर था बर्लिन की दीवार का गिरना। देखो बर्लिन की जो दीवार थी ना, वो शीत युद्ध के अंत को चिन्हित करने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। 1989 में बर्लिन की दीवार गिर गई, जिसने 1961 से पूर्व और पश्चिम जर्मन को शारीरिक और वैचारिक रूप से विभाजित कर दिया था। पश्चिमी जर्मन, जिसे जर्मनी के संघीय गणराज्य के रूप में जाना जाता था, पश्चिम गठबंधन व्यवस्था का हिस्सा था, जबकि पूर्वी जर्मन, जिसे जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहते हैं, सोवियत गुट का सदस्य था। ये वो बात कर दी भी, एक बंदा जिसके शरीर का ऊपरली हिस्सा किसी और का है और निचला हिस्सा किसी और का है। तो सोवियत गुट का सदस्य देखो, यहाँ पर नॉर्थ और जो साउथ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पूर्व और पश्चिम की बात कर रहे हैं। तो जर्मनी का इन दो हिस्सों में विभाजन विचारधारा की तर्ज पर था। ठीक है, एक कम्युनिस्टिक को फॉलो करते थे, तो दूसरे फॉलो करते थे उसको कैपिटलिस्टिक को। तो उस हिसाब से जर्मन भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। और इन दो पार्ट्स के बीच में 1983 से 1989 से पहले एक दीवार बन गई थी, जिसे बर्लिन की दीवार कहते हैं। अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे ना, तो बर्लिन की दीवार टूटने की पूरी कहानी वहां पर दिखाई गई। तो क्या हुआ, जब यूएसएसआर टूटा, तो उससे पहले 12 जून 1987 को बर्लिन में ब्रैंडबर्ग गेट पर एक भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने गोर्बाचेव को दीवार को तोड़ देने को कहा था। और जब ये दीवार टूटी, नॉर्मल सी बात है कि वहीं से कम्युनिस्टिक कंट्रोल जो था वो कमज़ोर होना शुरू हो गया। बर्लिन की दीवार को गिरना और जर्मन का एकीकरण भी कहीं ना कहीं शीत युद्ध के अंत की और एक अग्रसर, मतलब फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं कि था, जिससे कि वर्ल्ड में इस युद्ध के अंत की ओर मतलब कार्य करना शुरू हो गया। आगे हम चलते हैं। ये जो चीज़ें हैं इसमें ये आप लोग खुद पढ़ेंगे, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इसमें। उसके बाद है आर्थिक आत्मनिर्भरता का गहरा होना। तो देखिए, शीत युद्ध की समाप्ति समाजवाद और समाजवादी गुट की विचारधारा के पतन के अलावा आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया के तेजी से बढ़ने के साथ हुई। वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यापार संबंधों में तेजी से वृद्धि और एक तरफ अन्योन्याश्रय और गहरीकरण और सूचना और संचार प्रौद्योगिकीकरण में महान तकनीक मील के पत्थर के रूप में एक बड़ी प्रक्रिया है। ठीक है, इन विकासों के परिणाम स्वरूप वैश्विक गांव नामक एक नई अवधारणा का उदय हो गया था। ठीक है, जहाँ पर लोग आपस में जुड़ते थे, आपस में टेक्नोलॉजी को कनेक्ट करते थे, एक दूसरे को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करवाते थे, जो विनिर्माण और व्यापार संचार के साथ साथ वेब आधारित कनेक्टिविटी के नए रूपों का निर्माण करती है। चूंकि अंतर संबंधित की यह प्रक्रिया प्रकृति में वैश्विक थी, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तकनीकों और राजनीतिक धाराओं में भी फैली गई थी, तो इस प्रक्रिया का वो वैश्वीकरण के रूप में जाना जाने लगा। क्योंकि देखो, यहाँ पर उन्होंने जो ये सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तकनीक की बात क्यों की है, क्योंकि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि जब आपका कोई प्रोडक्ट अमेरिका में जाके बिकेगा, अमेरिका के लोग उसको खाएंगे, तो वो उनकी सोसाइटी के अंदर जाकर उनकी सोसाइटी में मिलजुल कर रह रहा है, तो वो उनके बीच में घुल मिल रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, गुजरात के मैं नाम नहीं पता उनका क्या है, वो लोग अमेरिका में जाके बूंदी का व्यापार करते हैं। ठीक है, उनके पास बूंदी की फैक्ट्री है और वो अमेरिका के हर घर में पहुंचती है। तो ये क्या है, ये वैश्वीकरण ही तो है।
कि हमने हमारे इंडिया की बूंदी सिस्टम को अमेरिका में जाके लागू कर दिया, ठीक है, और इससे हम क्या हो गए कि हमने वहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक धाराओं में भी अपना फैलाव जोड़ा। तो ये एक जगह ना रहकर पूरे विश्व में, वैसे तो कई जगह फैल गई है, लेकिन एग्जाम्पल तौर वो अमेरिका में पहुंच गई, तो ये वैश्वीकरण ही है। ठीक है, जब कोई एक चीज किसी एक जगह में ना रहकर वर्ल्ड के दूसरे एरियाज में भी फैल जाती है, तो उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। मैंने आपको शायद पहले भी वैश्वीकरण का एक जो चैप्टर पढ़ाया था, उसमें भी इस बात को बार बार मैंने बताया था कि वैश्वीकरण का मतलब ही ये रहता है कि पहले एक टाइम होता था जब हम कोई भी चीज़ होती थी ना अपने पास रख लेते थे, हम शेयर नहीं करते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें ये लगता था कि यार दूसरे का फायदा हो जाएगा, पहले अपना फायदा करो। लेकिन आज के जो कंपटीशन का टाइम है ना, उसमें ये होता है कि हमने कोई चीज़ बना ली, वर्ल्ड को तो पता ही है अभी ज़रूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, ठीक है, तो उसको महंगे से महंगे दाम में बेच के अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाओ। इसे कहते हैं आत्मनिर्भरता का। उत्तर शीत युद्ध काल की विशेषता। देखो, शीत युद्ध के बाद क्या क्या खास विशेषताएं आई थी, मैं एक आपको ओवरव्यू देता हूँ इसमें क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले मेन जो विशेषता रही थी वो था एक ध्रुवीय व्यवस्था बन गई। ये आप लोग पहले ही जानते हो कि जो शीत युद्ध था वो टोटली दो आइडियोलॉजीज के बीच में लड़ाई चल रही थी। दो आइडियोलॉजीज आपस में लड़ रही थी, दो ध्रुव बने हुए थे, दोनों ही अपने अंदर सभी को समाना चाहते थे कि यार ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज को अपने अंदर ऐड करो। अब उनको ऐड कैसे करना है, क्योंकि उनकी कमजोरियों को पकड़ो। कमजोरियां क्या थी भाई? उनके पास फाइनेंस नहीं था, तो उनको फाइनेंस करो, उनको मिलिट्री पावर दो, उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो, जैसे कि आज इनडायरेक्टली कर रहे हैं, उस टाइम तो डायरेक्टली कर रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर शीत युद्ध काल में जब दो ध्रुवीय व्यवस्था बनी हुई थी, तो शीत युद्ध का जैसे ही अंत होता है, ध्रुवीय व्यवस्था खत्म हो जाती है, एक ध्रुव बन जाता है। इस एक ध्रुव में क्या होता है, अमेरिका एकमात्र शक्तिशाली नेता के रूप में सामने आ जाता है, और वहीं से ये कॉन्सेप्ट शुरू होता है। आज भी अमेरिका इसी बात पे ईगो में रहता है कि हम सबसे शक्तिशाली थे। साम्यवाद का पतन हो जाता है, नॉर्मल सी बात है, दो आइडियोलॉजीज थी वर्ल्ड में चल रही थी, एक साम्यवाद था और एक दूसरा पूंजीवाद था। ठीक है, तो जब एक खत्म हो गया तो दूसरा पावरफुल बन गया। तो जो खत्म हुआ, साम्यवाद। तो शीत युद्ध की अगर कोई और विशेषता बताई जाए तो साम्यवाद का पतन भी कह सकते हो। दो ध्रुवीय व्यवस्था का अंत हो सकता है, एक ध्रुवीय व्यवस्था में का चलन शुरू हो गया, अमेरिका सुपर पावर के तौर पर आ गया, पूंजीवाद का प्रभुत्व हो गया जो कि आज भी है। अमेरिका का डॉलर वर्ल्ड में चलता है, आप कोई अपना दिनार, रुपया, करेंसी कोई नहीं चला सकते, आपको डॉलर ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि विश्व का जो व्यापार वो इसी से चलता है। आर्थिक विकास की और मतलब प्रगति शुरू हुई वहां से। लोगों ने सोचना शुरू किया कि यार अब नहीं सोचना, अब सोचना सिर्फ इतना है कि डेवलपमेंट कैसे किया जा सके, कैसे कैसे हम डेवलप कर सकें। तो जो ये तीसरे नेशंस थे ना जो कह रहे थे कि हम अलग रह के डेवलप कर सकेंगे, इन्होंने अब इन लोगों जो ये फर्स्ट एक रह गए एकमात्र बंदा शक्तिशाली, उसके साथ कांटेक्ट शुरू कर दी कि कैसे ना कैसे करके हम इसके साथ जुड़े रहें। और इन जुड़ने का कारण क्या था? सिर्फ इसलिए ताकि यहाँ से हमें टेक्नोलॉजी मिल सके, यहाँ से हमें बहुत सारा सपोर्ट मिल सके, ताकि हम अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके, अपना सोसाइटी को इम्प्रूव कर सके, अपनी संस्कृति को बनाए रख सके और अपनी राजनीति को और शक्तिशाली कर सके। तो आप आगे कैसे बढ़ोगे जब आपको पता है? देखो, हम एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, अगर हम तीन फ्रेंड्स में से कोई एक बंदा निकल जाता है, तो नॉर्मल सी बात है ना, सभी दो उसके साथ सपोर्ट करेंगे भी, चलो यार ये हमें भी बता देगा कि कैसे इसने क्लियर किया। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती है ना, वैसे ही हुआ था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सॉरी, जब शीत युद्ध खत्म होता है, तो उसके बाद जो जितने भी पुअर कंट्रीज थी जो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर रही थी, वो डेवलपिंग कंट्री यानी कि अमेरिका, अमेरिका के साथ अलायंस करने में दौड़ शुरू हो गई थी। बस भी अलायंस कर लो इसके साथ कैसे ना कैसे करके, ठीक, क्योंकि एक ही शक्तिशाली पावर बच की भई, अगर उससे पंगा लोगे तो ना तो खुद रहोगे और ना उसको रहने दोगे। ठीक है, वो तो रहेगा ही रहेगा, ये तो पता ही है, लेकिन हमारा सफाया हो जाएगा। तो समझदारी तो भाई इसी में ही है, उसके साथ जाके आप सेटिंग कर लो। उत्तर शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण मुद्दे क्या थे? निर्जातीय और संघर्ष। देखिए, यूएसएसआर के विघटन से नव स्वतंत्र देशों में निर्जातीय आधारित संघर्षों और हिंसा में लगातार वृद्धि हुई। पूर्व यूगोस्लाविया में एक नृजातीय युद्ध में मानव जीवन पर भारी असर डाला और देश को कई स्वतंत्र राज्यों में विभाजित कर दिया। विशेष मोल्दोवा, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया और पूर्व सोवियत गुट में नृजातियों पर आधारित अलगाववादी आंदोलनों की संख्या इस तरह के युद्ध में लिप्त थी।
अन्य देशों और क्षेत्रों जैसे कि श्रीलंका, दक्षिण सूडान, पूर्व तिमोर, कैटालोनिया ने भी हिंसक नृजाति संघर्षों में लगातार वृद्धि देखी। अफ्रीकी देश जैसे कि अंगोला, साइप्रस, सोमालिया, रवांडा, इथोपिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया और अन्य नृजाति सांप्रदायिक और आदिवासी संघर्ष और युद्धों में फंस गए। इन युद्धों ने हिंसा, नरसंहार और बड़े पैमाने पर किए गए मानवता के खिलाफ अपराधों के एक बड़ी मानव त्रासदी को पैदा कर दिया। कहने का मतलब ये था कि जो उत्तर शीत युद्ध खत्म हुआ ना, जो नई कंट्रीज बनी थी, उनके बीच में अंदर ही अंदर युद्ध शुरू हो गए। वो कहते हैं ना कि पावर के लिए युद्ध भी, मैं लूंगा शक्ति, मैं लूंगा शक्ति, मैं संभालूंगा सत्ता, मुझे चाहिए। तो जो गुट थे ना, जिसे आप ट्राइबल्स बोल सकते हो, वहां पे आपस में ही लड़ी जा रही थी। तो ये एक नया मुद्दा बन गया था जैसे ही शीत युद्ध खत्म होते हैं। इस्लामिक कट्टरवाद और आतंकवाद का उदय, ये दूसरा पॉइंट है। और इस्लामिक कट्टरवाद देखिए, आज भी अगर आप किसी भी टेररिज्म को अगर सोचते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि शुरुआत यहीं से ही आतंकवाद की होती है। अपने अफगानिस्तानी अभियान में यूएसएसआर की हार ने सोवियत को देश से पीछे हटने के लिए प्रेरित किया। इस क्षेत्र में यूएसए और यूएसएसआर द्वारा अपनाई गई नीतियों ने इस्लामिक कट्टरवाद और आतंकवाद के उदय के रूप में शांति के लिए खतरे को जन्म दिया। दो आइडियोलॉजीज थी, तीसरी आइडियोलॉजी ये थी। अब उन दोनों को ये डर हो गया, कम्युनिस्टिक और कैपिटलिस्टिक हो, कि यार अगर ये भी तीसरा आ गया तो हमारे लिए तो खतरा हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या कर रहे थे, किसी न किसी तरीके से इनको दबा रहे थे। तो ये दबाने का कारण था कि ये कट्टरवाद और आतंकवाद के रूप में सामने आया। किसी इंसान को आप ज़्यादा टाइम तक दबाते रहोगे तो एक ना एक टाइम उसने क्रांति कर ही देनी है। इंडियंस में भी क्या था, अंग्रेज दबा रहे थे। एंड में क्या हुआ, 1857 की क्रांति होगी, इनको हार के चुप करना ही पड़ा। ठीक है, तो वापस आते हैं यहाँ पर। नए खतरे को जन्म दिया। विभिन्न मुजाहिदीन समूह जो कि मुख्य रूप से निर्जाति और सांप्रदायिक आधारित थे, ने देश में सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ संघर्ष करना शुरू कर दिया। सत्ता हथियाने की इस प्रक्रिया सत्ता हथियाने की इस प्रक्रिया ने एक और नए उग्र इस्लामिक कट्टरपंथी समूह तालिबान को जन्म दे दिया। तालिबान के जन्म ने अफगानिस्तान के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू किया। सोवियत कब्जे के खिलाफ युद्ध, कई विदेशी लड़ाकों और अफगानिस्तान लाया गया। ऐसा ही एक आतंकी समूह अल कायदा था, जिसकी अध्यक्षता सऊद में जन्मे ओसामा बिन लादेन ने की, जिसे अमेरिका ने बाद में उड़ा दिया था। अल कायदा के पास अपने विदेशी लड़ाके थे जो अमेरिका द्वारा प्रशिक्षित थे। वे अफगानिस्तान में सोवियत सेना के खिलाफ लड़े। एक बार सोवियत संघ अफगानिस्तान से हट गया, इनमें से कई आतंकवादी और आतंकवादी समूह अपनी विचारधारा और प्रभाव को फैलाने के लिए आगे बढ़ने लगे। और अल कायदा था जिसने सितंबर 2001 में अमेरिका में आतंकी हमला किया। 9/11 का आतंकवादी घटनाओं के रूप में जो जाना जाता है ना, जो इंडिया में हुआ था। हालांकि लेबनान में हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन में फिलिस्तीनी लिबरेशन आर्मी जैसे कई इस्लामिक संगठन हैं, उनका हित प्रकृति में तो राजनीतिक था, अर्थात वे जिस क्षेत्र में स्थित है वे उनकी स्वतंत्रता और संप्रभुता हासिल करना चाहते थे। इनकी जो आइडियोलॉजी होती है ना इस्लामिक्स वालों की, वो ये बोलते हैं कि अल्लाह ने हमें बोला है कि आप लोग इनको आज़ाद करें, आप इनको मुक्ति दें। तो आप जितने लोग हमसे जुड़ के इन लोगों को मारकर मुक्ति देंगे तो आपको जहन्नम मिलेगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा किस तरीके की जहन्नम की वो बात करते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में बात करेंगे तो इस्लामिक कट्टरवाद कट्टरवाद कब बना, क्योंकि अमेरिका और कम्युनिस्टिक्स ने इनको दबाने की पूरी कोशिश की थी। तो उसी का बदला लेने के लिए इन लोगों ने अपने समूह बना लिए और जिनको बाद में हम आतंकवादी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिपत्य के रवैया। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि आप भी जानते हो कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, शीत युद्ध खत्म हो गया, तो एक ही बंदा बच गया था, वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। और उसकी आधिपत्य पूरे विश्व में स्थापित हो गई थी, भी कोई इससे पंगा नहीं लेना चाहता। ठीक है, इसने 1945 में जब जापान पे अटैक किया तब भी इसकी काफ़ी वाहवाही हुई, भी बहुत पावरफुल बंदा है, भी इसे पंगा नहीं ले सकते। और जैसे शीत युद्ध खत्म हुआ तो नॉर्मल सी बात है, भी दो पावरफुल बंदे लड़ रहे हो, एक मर जाएगा तो दूसरा तो विनर होगा ना। तो ये आप अच्छे से समझ सकते हो। सतत विकास, देखो सतत विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आज आप जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको इस तरीके से करिए कि आने वाली 100 पीढ़ियां उसका लाभ ले सकें। आज हम रिसोर्सेज को भर भर के यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल हम भर भर के यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को भर भर के यूज़ कर रहे हैं।
लेकिन क्या आप लोगों ने ये सोचा है कि कल को क्या हमारी जनरेशन जो आएंगी वो इन चीज़ों को देख पाएंगी? बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल जो इमारतें हैं वो गायब होती जा रही है क्योंकि उनका रख रखाव नहीं है। हम डेवलपमेंट के नाम पर बड़े बड़े पेड़, बहुत सुंदर सुंदर जो नेचर ने बनाए हैं, हम उनको मतलब टोटली फिनिश कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम तो लोग ग्रीनरी को तो देख ही नहीं पाएंगे, तो फिर क्या आर्टिफिशियल ग्रीनरी हो जाएगी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस बात की वकालत करता है कि आप विकास ऐसा करें जो आपके लिए तो अच्छा है, मान लिया, लेकिन आने वाले लोगों के लिए भी आप कुछ छोड़ दें। अगर आज ही हम सारा पेट्रोल यूज कर लेंगे तो कल को क्या बचेगा भाई? तेल कुएं तो वैसे खाली हो रहे हैं। प्रवासन और मानवाधिकार के संबंधी मुद्दे, ये पढ़ाने के लिए कुछ ज़रूरी नहीं है इसमें। जैसे ही कंट्रीज चेंज हुई, अपनी अपनी आइडियोलॉजीज के हिसाब से लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया। ठीक है, तो इधर से इधर आने का मतलब ये हो गया कि आप एक ऐसे एरिया में आ रहे हो जहाँ पे वो कोई जानता नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ पे रोइड्स होने तो आम बात है। जब पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू इंडिया में आ रहे थे तो उस आने के रास्ता जो था वो इतना आसान नहीं था। यहाँ पर बहुत सारे मुसलमानों ने हिंदू को काट दिया, तो बहुत सारे हिंदुओं ने मुसलमानों को काट दिया। यहाँ इंडिया में बहुत सारे ऐसे एरिया थे जहाँ पर मुसलमानों को हिंदुओं ने टिकने नहीं दिया, और पाकिस्तान में कुछ ऐसे एरिया थे जहाँ पर मुस्लिम लोग बोलते थे कि आपका एक अलग राष्ट्र बन चुका है, आप वहाँ चले जाओ। पाकिस्तान में फिर कोई जगह नहीं है। वहाँ से मानवाधिकारों के मुद्दे खड़े हो जाते हैं जो आज तक चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर एक परिप्रेक्ष्य का जन्म। एक नया ही, मतलब आप कह सकते हो, आइडियोलॉजी बन गई। एक नया ही दृष्टिकोण, एक नई समझ अंतर्राष्ट्रीय, मतलब जो संबंध होते हैं उनको देखने में था। अब क्या होता है, सबसे पहले बहुपक्षवाद सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है जिसने शीत युद्ध के अंत में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को गहराई से प्रभावित किया, वह है बहुपक्षवाद का विस्तार। यह कई देश के गठबंधन और सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने या आम मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक साथ काम। बहुपक्ष मतलब ये होता है, देखो जब आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देखते हो तो दो बंदे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखते हो तो दो ही गुट थे, शीत युद्ध को देखते हो तो भी दो ही गुट थे, लेकिन जब ये सारा खत्म हो गया तब उसके बाद क्या हो गया? कितने सारे लोग आ गए, सभी आज़ाद हो गए। यूएसए, यूएसएसआर, अमेरिका, ठीक है, सॉरी अमेरिका नहीं, जापान, चाइना, अर्जेंटीना, ये सारे तो बहुपक्षवाद बन, मतलब अब जिसको जो ठीक लगता था वो उसके साथ गठबंधन कर लेता था। इधर गठबंधन हो रहे थे, इधर गठबंधन हो रहे थे, इधर गठबंधन हो रहे थे। मतलब बहुत बहुपक्षवाद हो गया। कहने का मतलब ये है कि पक्ष बहुत बन गए। पहले तो दो ही पक्ष हुआ करते थे, लेकिन अब बहुत सारे हो गए। बहुत सारी आईएमएफ के मेंबर बने, ठीक है। इसी तरीके से बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी, डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूएचओ है, इन सब के मेंबर बनने लगे, नाफ्टा बन गया, ठीक है, ब्रिक बन गया। ये सब क्या है? ये बहुपक्षवाद है। हर कोई अपने पक्ष को साबित करने के लिए गुट बनाना शुरू कर गया। विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये सब चीजें क्या है? ये बहुपक्षवाद को बताती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति पुनरीक्षित दृष्टिकोण। पुनरीक्षित का मतलब होता है रिवैल्यूएट करना, री इवैल्यूएट करना। आप लोग ये अच्छी तरीके से जानते हो कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, फिर कोल्ड वॉर चला, इस टाइम में जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी ना, इनका रोल बिल्कुल ही जीरो लेवल का था। जैसे ही फर्स्ट ये शीत युद्ध खत्म होता है, इनके ऊपर ध्यान जाता है सबसे पहले कि भाई अब आईएमएफ को, यूएनओ को, दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको स्ट्रॉन्ग करो, उनको स्ट्रॉन्ग करो ताकि आने वाले टाइम में फिर से इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो सके। आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, यूएनओ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस थे जो पहले बिल्कुल जीरो लेवल पर काम कर रहे थे, उनको रिकंस्ट्रक्ट करो। तो ये दृष्टिकोण तब शुरू हो गया था। वाणिज्य विचारों की प्रधानता। वाणिज्य का मतलब होता है बिजनेस करना, कमर्स, ट्रेड करना। ये तो आप जानते ही हो कि जब सभी लोग फ्री हो गए तो पता लग गया भी यार डेवलपमेंट करना है तो सभी के साथ जुड़कर ही करना पड़ेगा, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करने लग गए? सभी व्यापार करने लग गए। यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है, हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है शक्ति के उभरते हुए केंद्र। तो देखो, शक्ति के उभरते हुए केंद्र, मैंने आपको भी पीछे बहुपक्षवाद को पढ़ाया था। बहुपक्षवाद का मैंने आपको बताया था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था दो ही गुट बने हुए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो ही गुट बने हुए थे, थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर मैं इसको शीत युद्ध कहता हूँ तो उस टाइम दो आइडियोलॉजीज थी, दो ही गुट थे। लेकिन इन सब के खत्म होने के बाद क्या हुआ?
मल्टीपल रिसोर्सेज ओपन होंगे, मल्टीपल लोग आ गए सामने, लोगों को मैं कहूँगा यहाँ पे नेशंस, ठीक है। तो अपनी अपनी बात करने लगे, क्योंकि सबको पता लग गया कि यार डेवलपमेंट करना है तो या तो हम मेलजोल करेंगे या हम अपने गुट बना लेंगे। अब जिन जिनको एक जिनके जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट थे एक जैसे, उन्होंने गुट बनाने शुरू कर दी। तो नॉर्थ नाफ्टा बन गया, साफ्टा बन गया, सार्क बन गया, ठीक है, आसियान बन गया, ठीक है, G3 बन गया, G20 बन गया, G7 बन गया, ठीक है। तो ये सब क्या थी, ये अब ना एक नई शक्ति के उभरते हुए केंद्र बन रहे थे। अब शक्तियाँ यहाँ पर केंद्रित हो रही थी, तो हम अब उनको डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति की अवधारणा क्या है। हैंस जे मार्गेंथो ने एक बात कही थी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष था। मुझे शायद इसको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। शक्ति के लिए संघर्ष क्या है ये आप जानते हो। अभी हम पीछे जो 3 चीज़ें पढ़कर आए हैं, फर्स्ट, सेकंड और कोल्ड वॉर, ये सारे शक्ति के लिए संघर्ष ही है। शक्ति के प्रकार, कठोर और नरम शक्ति। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति को विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। ये प्रकार अन्य राज्यों की नीति और कार्यों को प्रभावित करने के लिए राज्यों की प्रकृति और क्षमता को इंगित करते हैं, ठीक है। मूल रूप से 2 प्रकार की शक्ति होती है, कठोर और एक नरम। ज़्यादा सख्त होना और ज़्यादा नरम होना, ठीक है। अगर इसे हम पोलाइट भी बोलेंगे तो भी चलेगा, और अगर हम बोलेंगे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बंदा है वो भी चलेगा। अब कठोर शक्ति क्या होती है। देखो, कठोर शक्ति का मतलब ये होता है कि अपनी बात मनवाना, कैसे तैसे करके, कैसे तैसे करके नहीं, जबरदस्ती। डायरेक्टली बोलो मेरी बात मान, अदरवाइज युद्ध के लिए तैयार है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या थी, कठोर शक्तियों का प्रयोग किया गया। जो मतलब किसी आइडियोलॉजी को नहीं मानने को तैयार था उस पर अटैक करके उसे अपने अंडर ले लेते थे ये, ठीक है। नेक्स्ट है नरम शक्ति, यानी कि सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर का अर्थ होता है ये हार्ड शक्ति के बिल्कुल विपरीत होती है, जो जबरदस्ती तरीके पर निर्भर है, ठीक है। सॉफ्ट पावर सांस्कृतिक, फिल्मी मूल्यों, नैतिकता, सामाजिक बुराई, ऐतिहासिकता और मानवीय संबंधों के उपयोग के साथ अन्य राज्यों को प्रभावित कर सकती है। अन्य राज्यों की विदेश नीति को प्रभावित करने के लिए सॉफ्ट पावर लॉबिंग का उपयोग एक उपकरण के रूप में किया जाता है। जैसे आप आज के टाइम में डिप्लोमेसी बोलते हो ना, वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर की एक एग्जाम्पल है और उसका डेवलप्ड रूप है। डेवलप्ड रूप मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम अगर अपने नेशन की बात किसी दूसरे नेशन को समझाना चाहते हैं तो वो थ्रू डिप्लोमेसी ही समझाई जा सकती है। आप लोग जानते ही हो कि हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन में जाके एम्बेसीज में काम करते हैं, जिनका हेड होता है कमिश्नर, होता है हाई कमिश्नर जिसे हम बोलते हैं, या हम बोलते हैं अम्बेसडर। तो ये डिप्लोमेट क्या होते हैं, ये नरम शक्ति का ही इस्तेमाल करते हैं, बातों को इस तरीके से समझाते हैं कि हमारे इन सब चीज़ों को वो सामने रखते हैं कि अगला, सामने वाला ये सोच ले कि हाँ यार डील तो बहुत अच्छी है, चलो मान लेते हैं, ओके ठीक है। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नरम शक्ति की ज़्यादा प्रधानता है, जो ये कठोर शक्ति है ये एक तरह से लुप्त ही हो चुकी है। वैश्विक शक्ति, क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय शक्ति। वैश्विक शक्ति को मैं यहाँ कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है हमें, और ना ही समझने, क्योंकि वैश्विक शक्ति का मतलब क्या होता है, जिस शक्ति का प्रभाव पूरे विश्व पर रहता है। अगर आप यूएनओ की बात करें तो वो भी विश्व शक्ति है, अगर आप अमेरिका की बात करें तो वो भी एक विश्व शक्ति है, अगर आप रशिया की बात करें तो वो भी एक विश्व शक्ति है, और अगर आप रूस की बात करें तो वो एक विश्व शक्ति है, ठीक है। जो शक्ति अपने दायरे को पूरे विश्व तक बांट के रखती है, जिसका विश्व में बोलबाला होता है, हम उसे वैश्विक शक्ति के साथ जोड़कर देखते हैं, और ये भी शक्ति के उभरते हुए केंद्रों में से एक है। अब हम जब क्षेत्रीय शक्ति की बात करें तो क्षेत्रीय शक्ति होता है कि एक विशेष क्षेत्र तक सीमित है, मान लो पूरे एशिया तक, पूरे जापान तक, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ठीक है। उप क्षेत्रीय शक्ति, उप क्षेत्रीय शक्ति अपने पड़ोसी देशों पर और अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रीय स्तरों पर अपने प्रभाव का उपयोग करती है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो, ये है चाइना, ये है पाकिस्तान और ये है भारत। ये अपनी शक्ति का प्रयोग इस पे कर रहा है, तो ये उप क्षेत्रीय शक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ध्रुवीयता। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ध्रुव सिस्टम जो था ये आप जानते हो कि स्टार्टिंग से चला आ रहा है, एक ध्रुव, दो ध्रुव और बहुध्रुव। लेकिन हम इनकी टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे आखिर होता क्या है। देखो, एक ध्रुवीय व्यवस्था का मतलब ये होता है कि पूरे विश्व में उच्च आर्थिक, सैन्य शक्ति और राजनीतिक प्रभाव वाला एकल राज्य, अमेरिका। ज़्यादा मैं इसको नहीं समझा सकता क्योंकि ये इतना बेसिक बहुत है, अंदर आप क्या लिखा है वो पढ़ सकते हैं। दो ध्रुवीय व्यवस्था, ध्रुवीय व्यवस्था दो राज्यों के बीच शक्ति के वितरण और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में
गुटों को इंगित करती है। दो पावरफुल हैं, दोनों की इकोनॉमिक पावर अच्छी है, दोनों के पास मिलिट्री और अच्छी पावर है। अगर एग्जांपल दूँ तो यूएस से यूएसएसआर बहुत अच्छे एग्जांपल्स है इसके। दोनों की अपनी अपनी आइडियोलॉजीज थी, दोनों अपने अपने लेवल पर काफ़ी पावरफुल हैं, दोनों ही लड़ी जा रहे थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और शीत युद्ध के टाइम तक क्या था? दो ध्रुवीय व्यवस्था, बहुध्रुवीय व्यवस्था। बहुध्रुवीय व्यवस्था अगर मैं आपको वर्तमान टाइम बताऊं, जैसे हम आज का प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, तो वर्तमान समय मल्टी पोलर सिस्टम है। आप जानते हो, देखो यूएनओ भी बना हुआ है, ठीक है, आईएमएफ भी बना हुआ है, G20 भी बना हुआ है, ठीक है, G10 भी बना हुआ है, G7 भी बना हुआ है, आसियन भी है, सार्क भी है, ठीक है, डब्ल्यूटीओ भी है। ये सब क्या है? ये बहुध्रुवीय व्यवस्था है। अभी अब कोई एक ध्रुव नहीं रह गया, कोई दो ध्रुव नहीं रह गए, शक्तियां बट चुकी हैं और ये अपनी अपनी जगह पावरफुल हैं। तो बहुध्रुवीय व्यवस्था वर्तमान की राजनीति को कहते हैं। उत्तर शीत युद्ध की अवधि और शक्ति के नए केंद्रों का उभरना। शीत युद्ध के बाद क्या सिस्टम रहा है? शीत युद्ध के बाद का सिस्टम आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि G20, G7, ठीक है, चाइना, जापान, फ्रांस, यूके, ये सब क्या थे? ये महाशक्तियों के रूप में उभरे हैं। अमेरिका को एकमात्र महाशक्ति या वैश्विक अधिपत्य के रूप में तो वर्णित किया जाता है, लेकिन आज फिर भी ये सभी पावरफुल हैं। तो जो ये चीज़ें हैं, इनके स्टैट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। ये जब आप पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि अमेरिका कैसे इतना पावरफुल है, चीन इतना पावरफुल क्यों है, क्योंकि उसकी इतनी अनुमानित जनसंख्या है, ठीक है, वो अपने एरिया को इस तरीके से कंट्रोल करता है। रूस क्यों पावरफुल है? क्योंकि उसके पास लगभग 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला एक पूरा देश है ये, ठीक है, इनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, इनकी अपनी जीडीपी है, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पर डिसाइड करती हैं कि एक राष्ट्र कितना ताकतवर है और कितना नहीं। तो ये थे आपके दोनों चैप्टर्स। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से मैं लेक्चर को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, थैंक यू।